आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कला और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया को, समाज को प्रेरित किया है, जिन्होंने भगवान गणेश जी की 3000 से अधिक पेंटिंग्स कहो या कलाकृतियां कहो बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। ये एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं। आप एक आर्टिस्ट भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और लेखक भी हैं। तो कृपया हमें बताइए कि 3000 से ज्यादा जो गणेश की कलाकृतियां आपने बनाई हैं, भगवान गणेश की कलाकृतियां ही जो बनाई हैं, उनका विचार आपको कैसे आया और ये यात्रा कैसी रही आप? गणेशा की 3000 से अधिक मैंने 200 से वेस्ट मटेरियल को यूज करके तब 3000 से अधिक गणेश जी की मैंने चित्र बनाए हैं। ये वेस्ट मटेरियल जो है ये तो मैं कोरोना काल में इनको प्रयोग करना शुरू किया। गणेश जी की जो मैंने चित्रकारी शुरू की, यह हमारे गुरुजी थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे। उन्होंने प्रेरणा दी, ये तो सभी लोग जो है ना आर्ट करते हैं और एक ही तरह का तुम कुछ अलग हटके करो। तो केदार से कैलाश जो है आपकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर आधारित है, तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैंने अभी तक 3 लिखी हैं, जिसमें जो मेरी पहली पुस्तक थी वह एक जीवनी थी, मेरे पिताजी के जीवन पर आधारित थी, जिसका शीर्षक था सरपंच जी। उसको भाव मुझे इसलिए आया कि मैंने बचपन से देखा कि मेरे पिताजी ने विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से कैसे जीवन को जिया जाता है। केदार से कैलाश तक पुस्तक है, वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर है, तो उससे आप क्या संदेश देना चाहते हैं? जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वह आध्यात्मिक परिवार था जी। मेरी दादी का जो विश्वास था वह सनातन धर्म में अटूट विश्वास था जी। तो बचपन से घर में जो माहौल देखा का परिणाम ये हुआ कि मैं बहुत छोटी आयु में। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना राजवीर पीरवान स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एक नई क्रांति पर। और आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जिन्होंने कला और शिक्षा के क्षेत्र में दुनिया को, समाज को प्रेरित किया है, जिन्होंने भगवान गणेश जी की 3000 से अधिक पेंटिंग्स कहो या कलाकृतियां कहो बनाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। और दोस्तों, ये एक आर्टिस्ट होने के साथ साथ कॉस्मोस ग्रुप ऑफ एजुकेशन के मैनेजिंग डायरेक्टर भी हैं, जिनकी कलम से 3 बहुत ही सुंदर कृतियां निकली हैं। और बात करते हैं उन पुस्तकों के बारे में और आर्ट के बारे में। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार। आप एक आर्टिस्ट भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और लेखक भी हैं। तो कृपया हमें बताइए कि 3000 से ज़्यादा जो गणेश की कलाकृतियां आपने बनाई हैं, भगवान गणेश की कलाकृतियां ही जो बनाई हैं, उनका विचार आपको कैसे आया और ये यात्रा कैसी रही आपकी? सबसे पहले तो मैं एक नई क्रांति के दर्शकों को शुभकामनाएं दूंगा। और आपने जो अभी मुझसे सवाल किया, गणेशा की 3000 से अधिक मैंने 200 से वेस्ट मटेरियल को यूज़ करके और तब ये 3000 से अधिक गणेश जी की मैंने चित्र बनाए हैं। इनमें ये वेस्ट मटेरियल जो है ये तो मैं कोरोना काल में इनको प्रयोग करना शुरू किया। लेकिन गणेश जी की जो मैंने चित्रकारी शुरू की, यह हमारे गुरुजी थे डॉक्टर साहिब सिंह वर्मा जी, जो दिल्ली प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रहे, भारत सरकार में भी मंत्री रहे। तो उन्होंने प्रेरणा दी कि ये तो सभी लोग जो है ना आर्ट करते हैं और एक ही तरह का तुम कुछ अलग हटके करो। और अलग हट करके अगर सिर्फ गणेशा ही बनाओगे तो एक दिन तुम्हारा ये कीर्तिमान स्थापित हो जाएगा। तो उनसे प्रेरित होकर उनके भावों को मैंने देख करके फिर मैंने गणेशा के चित्र बनाने प्रारंभ किए। तो ये यात्रा जो है आपकी कैसी रही, जो थी आज वर्ल्ड रिकॉर्ड आप बना चुके हैं? देखिए, आर्ट अपने आप में एक अद्भुत कला है जी। और ये कला, मेरा सौभाग्य ये है कि ये मेरे अंदर नेचुरल जो कला थी वह बाहर निकली। जी जी।
वो बात मैं इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मैंने विधिवत जो कला की शिक्षा होती है वह मैंने नहीं ली। जी जो मेरे अंदर भाव बनते थे जी जी जी। उनको मैं पेपर पर अंकित कर देता था। तो उनको स्केच से मैंने प्रारंभ किया, फिर मैंने वाटर कलर, फिर एक्रेलिक कलर, फिर अन्य अन्य जो जी जी। मीडियम थे उनका प्रयोग करके और अनेक कलाकृतियाँ का मैंने जो है ना सृजन किया। तो सर अ, अभी आप 3 मतलब पुस्तकें लिख चुके हैं, आपकी कलम से 3 कृतियाँ बहुत सुंदर-सुंदर निकली हैं। तो हम बात करेंगे जो अभी हाल में ही जो आपकी पुस्तकें आई, जिनका विमोचन हुआ, केदार से कैलाश तक और मिलाएगा। तो केदार से कैलाश जो है आपकी आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर आधारित है। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए मैंने अभी तक 3 पुस्तक लिखी हैं, जिसमें जो मेरी पहली पुस्तक थी वह एक जीवनी थी, मेरे पिताजी जी। के जीवन पर आधारित थी, जिसका शीर्षक था सरपंच जी। जी, उसको भाव मुझे इसलिए आया कि मैंने बचपन से देखा कि मेरे पिताजी ने विपरीत परिस्थितियों में किस तरह से एक अपने मूल्य और आदर्शों को लेकर के और एक संगठित परिवार को संगठित रखते हुए कैसे जीवन को जिया जाता है, कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी बिना अपने सिद्धांतों से समझौता किए हम कैसे अपने जीवन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो मेरी दादी उनके जो परिश्रम था उनका, उसके बारे में बताती थी। गाँव के लोग बचपन में और ऐसे बैठते थे, उनसे सुनते थे। तो जब मुझे समझ आया तो मैंने ये ध्यान में आया कि ये सचमुच जो जीवन पिताजी का था, इससे बहुत सारे लोग जो कठिनाइयाँ आ जाती हैं, थोड़ी-सी परिस्थितियाँ जो हमारे अनुकूल नहीं रहती हैं, ऐसे में वह एक ठीक रास्ते को छोड़ कर के और गलत रास्ता चुन लेते हैं। तो ऐसे नौजवानों को, ऐसे युवकों को इस पुस्तक को पढ़ के प्रेरणा। प्रेरणा मिलेगी। जी, तो मैंने एक उनका जीवन दर्शन उसमें दिया, सरपंच जी में सरपंच जी में। जी, जी, और चूँकि उनकी जो जीवन यात्रा थी, जब देश गुलाम था, पराधीन था, जी, तो स्वतंत्र रूप से हम उस वक़्त कुछ भी नहीं कर पाते थे। ऐसे कालखंड में उन्होंने अपनी जीवन यात्रा प्रारंभ की और बहुत छोटी उम्र 11 वर्ष की उम्र में फैमिली के हेड बनकर बनकर 4 भाई मेरे पिताजी थे, उनमें सबसे बड़े थे सरपंच जी। तो उन्होंने जो अपनी जीवन यात्रा को एक अपने मूल्यों के साथ और आदर्श के साथ में जो प्रारंभ किया और उसका परिणाम है कि मैं सरपंच जी लिख पाया जी, और आपसे आज उनके जीवन पर चर्चा करने के लिए जी। बैठा हूँ। ये सब उनका जो जीवन के मूल्य और आदर्श थे, सब उन्हीं की देन है। तो सर जो केदार से कैलाश तक पुस्तक है, वो आध्यात्मिक और सांस्कृतिक यात्रा पर है। तो उससे आप क्या संदेश मतलब देना चाहते हैं? देखिए मैं जिस परिवार में मेरा जन्म हुआ वह आध्यात्मिक परिवार था। जी, जी, मेरी दादी का जो विश्वास था वह सनातन धर्म में अटूट विश्वास था। जी, जी, तो बचपन से घर में जो माहौल देखा तो उसका परिणाम ये हुआ कि मैं बहुत छोटी आयु में धार्मिक यात्राएँ करने लगा। तो मैंने 12 ज्योतिर्लिंग किए, अमरनाथ जी की यात्रा की, जी, केदारनाथ जी की यात्रा की, हमारे जो ज्योति पीठ हैं हमारे, उनमें उनकी मैंने यात्रा की। तो अनेक मैंने धार्मिक यात्राएँ की और उन धार्मिक यात्राओं से करके एक बात तो ये समझ में आई कि जो हमारी अदृश्य शक्ति है, जिसको हम ईश्वर बोलते हैं, जी, अगर हमारा सचमुच ईश्वर में विश्वास है, तो वह आपको उस भाव से जब आप यात्रा करते हैं, तो उसको आपको एक असीम सुख की प्राप्ति होती है। तो उस अनुभूति को जो मैंने उस यात्राओं में उनमें जिया, तो उसमें से मैंने 4 धाम की यात्रा उत्तराखंड की, गौमुख और अ, कैलाश जी, मानसरोवर की यात्रा।
इनको समाहित करने का एक निर्णय लिया, और वह इसलिए लिया कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इस सनातन धर्म में विश्वास है, आस्था भी है, लेकिन अनेक कारणों के जा नहीं पाते, होते हुए वह उस यात्रा को नहीं कर यात्रा नहीं पाते। कर पाते। तो जो यात्रा नहीं कर पाते, अगर उनको आप आंखों देखा चित्रण जी, और एक पुस्तक के रूप में आप दें, तो उनको मुझे लगता है कि यात्रा के समान ही सुख जी, की बिल्कुल। अनुभूति होगी। इस भाव को लेकर के मैंने प्रतिदिन यात्रा करते वक्त ही वो लिखा लिखते रहे। उनको, और लिखते लिखते उसमें एक वक्त ऐसा आया कि एक खूबसूरत केदार से कैलाश तक बहुत- पुस्तक के रूप में आज वो समाज के सामने जी, है, जिस पर आप चर्चा कर रहे हैं। जी। तो सर जो तीसरी पुस्तक आपकी विनायका, जो भगवान गणेश जी पर केंद्रित है, तो वो कला, संस्कृति और अध्यात्म, इन तीनों के बीच किस तरह से आप सेतु के रूप में उसे हम देख सकते हैं विनायक? देखिए, हम जो हमारे संस्कार होते हैं, संस्कार वह होते हैं जो हमें परिवार के द्वारा सही और गलत का अंतर सिखाते हैं, जी, तो उनको संस्कार कहते हैं। तो मैंने आपको अभी बताया कि मेरा जो परिवार में जो माहौल था, वह ईश्वर में अथाह विश्वास वाला था, सनातन धर्म को मानने वाला था। उसके पश्चात कि हमारे पिताजी ने बहुत उनको लगा कि शिक्षा जीवन में बेहद ज़रूरी है, चूँकि उनकी शिक्षा नहीं थी उनके पास, तो उन्हें उस कमी का एहसास होता था। तो हम सभी अपने उनको बच्चों को, भाइयों को, बहनों को उन्होंने एक अच्छी संस्कार युक्त शिक्षा जी, देने जी। पर बहुत बल दिया। तो हम माने समाज में हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छी शिक्षा का होना बेहद ज़रूरी है। जी, तो अच्छी शिक्षा मिली, अच्छे संस्कार मिले, और उस शिक्षा और संस्कारों के माध्यम से मैं साहित्य से भी जुड़ा। साहित्य मैंने पढ़ा, तो पढ़ा तो फिर मैंने साहित्य को लिखा। जी, उसके साथ-साथ में एक नैसर्गिक रूप से मेरे अंदर से जो ये चित्रकला थी, यह 1981 में मैं 6th क्लास में था, तो तब जो आर्ट का पेपर होता है, उसमें मुझे 100% मार्क्स मिले। जी, तो मैं कहूँगा कि वो शायद एक प्रेरणा देने के लिए एक मेरी गलतफ़हमी थी कि जी, मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ क्लास में, और मैं निश्चित रूप से ये आज कह सकता हूँ कि वो मेरी गलतफ़हमी थी। मेरा ऐसा विश्वास था, लेकिन शायद ऐसा था नहीं। जी, लेकिन उस गलतफ़हमी ने मेरे अंदर जो लौ लगा। एक योग्यता थी, जी, जी, उसको बाहर निकालने का काम जी, किया। जी, तो मैं स्केच बनाने लगा, और स्केच बनाते-बनाते धीरे-धीरे कभी कोई रैपर आ गया, उसका स्केच बना दिया, कोई किसी फ़िल्म का कोई टाइटल दिख गया, उसका स्केच बना दिया। मुझे ठीक से ध्यान है कि एक बार मुझे पार्ले जी एक बिस्किट आता था, जी, जी, और उसमें एक छोटी बच्ची का चित्र होता था। जी, तो जब मैं 7th क्लास में था, तो मैंने उसको बनाया और अपने स्कूल के टीचर को दिखाया, तो उन्होंने बहुत प्रशंसा की कि आपने बहुत अच्छा बनाया है। तो शिक्षक की जो प्रेरणा थी और जो अंदर नैसर्गिक रूप योग से जो कला थी, जी, उन जी, दोनों ने मिलकर के उस मेरे एक किस्म का जो मेरा शौक था, उसको आगे बढ़ाया, जी, और उसको आगे बढ़ाते हुए आज यहाँ तक पहुँचा दिया कि एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया। जी, जी। तो सर कला और शिक्षा, एक दोनों ही क्षेत्र ऐसे हैं कि आप काफ़ी ऊँचा मुकाम हासिल कर चुके हैं। तो कला की बात करें तो वर्ल्ड रिकॉर्ड आपका बन बन चुका है, और शिक्षा में भी काफ़ी सारे आपके जो एजुकेशन के वो हैं, अपने स्कूल्स हैं, कॉलेज हैं। तो इस तरह के दोनों कामों में बहुत ही बेहतरी के साथ करना, तो किस तरह से आप संतुलन मतलब बना पाते हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक संतुलन बनाने की बात है, तो मैं आपको बता दूँ कि संतुलन बनाने के 2 काम नहीं है। एक तो पारिवारिक ज़िम्मेवारियाँ हैं, दूसरे नंबर पर सामाजिक दायित्व हैं, तीसरे नंबर पर शिक्षण संस्थान हैं, अलग तरह के जो व्यवसाय हैं, उनकी भी ज़िम्मेवारियाँ हैं। जी, जी, फिर उन्हीं के बीच में मेरा साहित्य से जुड़ाव है, जी, जी, जिसको साहित्य प्रेमी मंडल के तत्वाधान में हम साहित्य का प्रचार और प्रसार
करने में भी थोड़ा बहुत जो बनता है वो योगदान रहता है। और फिर ये चित्रकला, लेकिन ये सबको अगर मैं कहूँ तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वह है हमारे टाइम मैनेजमेंट का जी और डिसिप्लिन का। अनुशासन में रह करके आप अगर टाइम को मैनेज करके कोई भी कार्य करते हैं तो आपकी जो वो बने उसमें से जो काम करने के लिए समय है, मुझे ऐसे लगता है कि वह हम अगर घंटों में देखें तो 24 ही रहता है, लेकिन अगर आप उसका रिटर्न आप उसमें ये देखें कि रिटर्न आपको समय क्या, तो वो लगभग डबल आपको मिलता है। बिल्कुल। तो मुझे ऐसे लगता है कि इस 24 घंटे में जो समय हमारे पास में है, मैं मतलब लगभग 18 से 20 घंटे मैं काम करता हूँ जी और 4 से 5 घंटे मैं सोता हूँ। तो जो समय मिलता है उसको अनुशासन के साथ में मैनेज टाइम को करते हैं तो पर्याप्त समय मिलता है हर काम के लिए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी काम के लिए समय का अभाव होता है। तो दर्शकों, आप समझ चुके होंगे कि राजेश जी जो कह रहे हैं कि अगर हम डिसिप्लिन और मैनेजमेंट करके चलें तो समय बहुत ज़्यादा हमें मिल जाता है किसी भी काम के लिए। आपका कहने का मतलब ये है कि जो बैलेंस कहते हैं कि भी हम तो ये काम करते हैं, टाइम नहीं मिलता, वो नहीं मिलता, तो ये बहानेबाजी मैं समझता हूँ। हाँ, देखिए जो व्यक्ति आज इस भागती दौड़ती दुनिया में ये कहता है कि मेरे पास समय नहीं है, समय का अभाव है, मुझे लगता है कि वो आदमी खुद से भी झूठ बोल रहा है। जी जी देखिए समय सभी के पास में है प्रेरणा लेने के लिए। आज हम देखें हमारे देश के प्रधानमंत्री पहले भी अनेक रहे हैं जी और जो अभी वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली जी और हर जगह उनकी उपस्थिति हमें दिखती है। चाहे हमारे कोई धार्मिक अनुष्ठान होते हैं उनमें उनकी उपस्थिति होती है, जो हमारे देश विदेश में हमारे संबंधों को सुधारने के लिए या अनेक देशों की यात्रा करने का जो उनका संकल्प जी है जी कि मैं जो भारत के संबंध दुनिया में अच्छे बने, उसके लिए भी वह समय निकालते हैं। जो आम जन से जुड़ने के लिए एक मन की बात कार्यक्रम वो करते हैं, उसके लिए भी समय निकालते हैं। एक आम आदमी से जुड़ने के लिए वो एक-एक राज्यों में बैक टू बैक कितनी बार यात्राएँ करते हैं। तो अब हम कंपेयर करके देखें और इसको कि भई इनसे पहले भी अनेक हमारे प्रधानमंत्री जी रहे हैं, तो समय तो सबके पास समान था, तो डिलीवरी समान क्यों नहीं थी? जी तो वो कारण ये है कि जो टाइम मैनेजमेंट और अनुशासन, जी दोनों चीज़ों को जब आप ईमानदारी से लेकर के चलते हैं, तो समय का अभाव नहीं होता है। आप समाज की सेवा भी कर सकते हैं। आप अपना व्यवसाय या जहाँ पर आप नौकरी करते हैं, आप उसको भी कर सकते हैं। जी जी आप जो अपने शौक हैं, जी आप उसको भी पूरा कर सकते हैं। और महत्वपूर्ण पार्ट एक और है, जिसको हम अमूमन साइड में कर देते हैं, वो है परिवार। जी तो आप पर्याप्त समय परिवार के लिए भी निकाल सकते हैं, अगर ये दोनों चीज़ें बशर्ते आप अपनी जीवन शैली में सिर्फ शामिल कर लें ईमानदारी से, जी तो मुझे नहीं लगता कि समय का अभाव रहेगा। तो सर, अगर पुस्तकों की बात करी जाए तो आपकी जो पुस्तकें हैं वो युवाओं को और समाज को क्या संदेश देती हैं? देखिए, आप देखें कि किताब जो है एक सभ्य समाज में एक महत्वपूर्ण अंग है किताब। जी जीवन में अगर आपने जितनी अधिक किताबें पढ़ी हैं, आपकी समझ उतनी ज़्यादा खुलेगी, आपके विचार उतने ज़्यादा समृद्ध होंगे। जी तो किताब किसी भी रूप में, अगर हम जो भी किताब लिखते हैं, जो समाज में अच्छा या खराब जो घटित होता है, हम उसके आधार पर उनको लिखते हैं। कुछ घटनाएँ ऐसी होती हैं हमें प्रेरणा देने के लिए होती हैं, तो अगर हम उनको किताब के रूप में उस ऐसे प्रेरणादायी लोगों को का संकलन करें और एक पुस्तक के रूप में समाज में हम उसको वितरित करें, तो ज़रूर लोग उससे शिक्षा लेते हैं। हम स्कूल में पढ़ने के लिए जाते हैं, तो वहाँ पर हम जो ज्ञान लेते हैं वो किताब के माध्यम से लेते हैं। हम आध्यात्मिक ज्ञान की ओर भी अगर हम जाते हैं, तो किताबों का बेहद महत्वपूर्ण योगदान उसमें रहता है। इसी प्रकार जो मैंने जो विषय लिए हैं, वह विषय, जैसे मैं अब आपसे बात करता हूँ अपनी पहली पुस्तक सरपंच जी की।
एक आदर्श जीवन कैसे कैसे जिया जा सकता है, इसकी सीख हमें वहां ये से सब- मिलती है। जी हम विपरीत परिस्थितियों में रह करके और कैसे सामान्य जीवन को एक संगठित परिवार में रहकर जी सकते हैं, इसकी प्रेरणा हमें मिलती है। आज परिवार छोटे छोटे टुकड़ों में बट रहे हैं, संयुक्त परिवार हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। जी यह प्रेरणा आपको सरपंच जी पुस्तक से मिल सकती है कि एक संयुक्त परिवार कितना महत्वपूर्ण और विशाल जी वट वृक्ष की तरह होता है, जी यह प्रेरणा सरपंच जी पुस्तक देती है। और जीवन में संघर्ष करते हुए अगर हम ईमानदारी से आगे बढ़ते हैं तो सफलता अवश्य मिलती है। यह प्रेरणा युवा सरपंच जी पुस्तक से ले सकते हैं। तो ऐसे हमें प्रेरणा देने के लिए अनेक प्रसंग उस प्रसंग पुस्तक मिल के जाते अंदर हैं, हैं। अगर मतलब हम प्रेरणा लेना चाहें तो प्रसंग बतेरे जी। मिल जाएंगे। अब दूसरी पुस्तक मेरी है केदार से कैलाश कैदार से मानसूर वाली, केदार से कैलाश। कैलाश तक। हम जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं, एक तो उनको एक शक्ति उनको मिलती है, आस्थावान बनते हैं, विश्वास दृढ़ होता है। और अगर हम किसी भी काम को विश्वास के साथ में करते हैं तो सफलता हमें अवश्य मिलती है। जी हमें विश्वास होना चाहिए अपने ऊपर। तो ईश्वर की प्रेरणा हमें उस विश्वास को जो निगेटिव थॉट की तरफ जा रहा है, जी उसे पॉजिटिव करने Thought में की तरफ। कन्वर्ट करती है। जी तो जब आप ऐसी किसी धार्मिक पुस्तक को आप पढ़ते हैं, आप गीता को पढ़ते हैं, रामायण को आप पढ़ते हैं, वेद आप पढ़ते हैं, वेद की ऋचाएं आप पढ़ते हैं, हर पुस्तक आपको एक सिंबल देती है, एक शक्ति देती है और प्रेरणा देती है। जी और हर पुस्तक में आप देखेंगे, अब मैंने हिंदू मैथोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी धर्म की से संबंधित किसी भी पुस्तक को लें, किसी भी आप शिक्षा प्रदायी आप पुस्तक को लें, तो हमें वहाँ से प्रेरणा मिलती है, एक शक्ति मिलती है, एक संबल मिलता है। तो केदार से कैलाश तक हमें एक आस्थावान, ईश्वर में विश्वास रखने वाले लोगों के लिए प्रेरणादायी पुस्तक हो सकती है। हमारे जो युवक आज थोड़ा सा वो धार्मिक विचारधारा में वह मॉडर्न टाइप जो ले आए हैं, अगर केदार से कैलाश तक पुस्तक को पढ़ेंगे तो मुझे लगता है कि जरूर उनकी विचारधारा जो उनकी बनी है उसमें कुछ ना कुछ तो वो वह पुस्तक जोड़ेगी। जी विचारों में अगर कहीं पर भी उनके कहीं विश्वास डगमगाता है, उस विश्वास को मजबूत सुदृढ़ करेगी, जी। मजबूत करेगी। तो ये पुस्तक का ये धर्म है। जी इसके बाद में अब तीसरी जो पुस्तक है विनायका, वह मेरी आर्ट से संबंधित है। तो आर्ट के विषय में बच्चे या युवक या प्रौढ़ कोई भी अपने अकेलेपन को या अपने टैलेंट को जो बाहर निकालना चाहते हैं, जी उनको शिक्षाप्रद भी रहेगी, प्रेरणादायी भी रहेगी, और वह अपने छुपे हुए टैलेंट को कैसे बाहर निकाल सकते हैं, सहजता से उनको प्रेरणा देने के लिए मैं समझता हूँ कि विनायका बहुत उपयोगी साबित होगी। जी। तो सर आपने जब वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया तो उसके बाद जो आपकी कार्यशैली, उसमें क्या परिवर्तन आया या कैसा महसूस आप? देखिए, जब हम कोई भी मानक स्थापित करते हैं तो मानक स्थापित करने पर आपको जो रिकॉग्निशन मिलती है, तो निश्चित रूप से हर व्यक्ति को माने अपार खुशी, जी हर्ष उसको मिलता है। लेकिन बहुत बड़ी बात यह होती है कि आपके कंधों पर किसी भी अवार्ड को लेने के साथ साथ एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी आपके कंधों पर आती है, जिसको कायम रखने के लिए आपको बहुत ईमानदारी से, समर्पण के साथ में कार्य करना होता है। जब एक आप आम इंसान हैं, आम व्यक्तित्व है, या वह आप आम एक कलाकार हैं, तब आपकी नज़रें कम होती हैं। आम से उठ कर के एक पायदान आप ऊपर जाते हैं तो आपके कंधे पर एक जिम्मेवारी अतिरिक्त आती है।
आप दूसरे पायदान पर जाते हैं तो फिर एक और जिम्मेवारी अतिरिक्त आपके पास आती है। तो आपको खुशी निश्चित रूप से मिलती है, लेकिन आपको यह विश्वास जिम्मेदारी अपने भी। ऊपर होना चाहिए कि मैं ये जो जिम्मेवारी, जो विश्वास के साथ में मुझे रिकॉग्निशन मिली है, मैं इसको अक्षुण्ण रखते हुए समाज के हित के लिए मैं काम करता रहूँगा। तो वह जो अवार्ड आपको मिला है, वह समाज सेवा में या समाज में अच्छे कामों को करने के लिए प्रेरणा देता है। तो उससे जो मुझे प्रेरणा मिली, मैंने समाज में, मैंने अभी तक कला में मैंने 25,000 से ज़्यादा बच्चों को वेस्ट टू बेस्ट, वेस्ट को हम कैसे मतलब बेस्ट बना सकते हैं, ये आर्ट मैंने सिखाई है। उनको आर्ट सिखाने के लिए मैंने कोई फीस चार्ज नहीं की है, लेकिन जब मैं सिखाता हूँ तो मुझे अपार सुख की अनुभूति होती है। तो यह प्रेरणा मिली उस अवार्ड के बाद। तो ये जो अवार्ड होते हैं बेसिकली ये हमें प्रेरणा देते हैं, और प्रेरणा दे करके जब हम समाज को कुछ देते हैं तो हमें लगता है कि समाज ने हमें बहुत कुछ दिया है, लेकिन हम समाज को लौटा रहे हैं, तब वह कड़ी कंप्लीट होती है। आपने, समाज ने आपको एक सम्मान दे दिया, उस सम्मान को आप लेकर के घर में बैठ जाएं या उनको प्रेरणादायी या शिक्षाप्रद कामों में उसको नहीं लगाएं, तो मैं समझता हूं उसका कोई महत्व नहीं होता है। तो सर अंतिम एक सवाल, कि आप फ्यूचर में किन किन नई योजनाओं या किसी पुस्तक पर कोई काम कर रहे हैं? देखिए, ये ऐसी एक विधा है कि जिसमें हर दिन प्लानिंग आती है और कोई प्लानिंग नहीं होती। हर दिन नए विचार आते हैं, लेकिन इन विचारों को किस दिशा में लेकर के जाना है, इसकी कोई प्लानिंग नहीं होती। लेखन ऐसा कार्य है जो निरंतर चलने वाला है, जो हमारे समाज में घटित होता है, जो हमें प्रभावित करता है, मैं उसको कलमबद्ध कर लेता हूँ। और वो कलमबद्ध करते हुए जब ये लगेगा कि अब ये एक ऐसी सामग्री एकत्र हो गई है जो समाज को शिक्षा देने में एक महती भूमिका निभाएगी, तो जरूर वो अगली पुस्तक के रूप में आप लोगों के सामने होगी, और इस विश्वास के साथ में होगी कि वह पुस्तक बहुत सारे युवकों को, समाज को एक नई दिशा देने में अपनी भूमिका रखेगी। तो सर आपने बहुत अच्छे तरीके से अपने अनुभव और जो एजुकेशन है और जो साहित्यिक योगदान है आप हमारे साथ साझा करें, और मुझे लगता है कि आपकी कलाकृतियाँ और जो पुस्तकें हैं वो समाज को एक नई प्रेरणा देंगी। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मुझे कोशिश लगेगी, इस तरह की उम्मीद भी है कि संस्कृति और अध्यात्म से भी आपकी पुस्तकें समाज को और युवाओं को जोड़ने में सहायक होंगी। इसको बार बार धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये आज की चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर अपनी राय अवश्य दें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब अगले मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद।